हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का इंडियन कैरेट पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपने अभी तक जो है हिंदी के आपने क्या किया था, क्वेश्चन कर लिए थे कुछ। तो आपके सेकंड पार्ट ये है इसका हिंदी का, किसका, तो आपके उच्च स्तरीय माध्यम का यानी कि जूनियर स्तर का पेपर है जो आपका यूपी टेट से आता है। 18 नवंबर को 2018 को हुआ था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपको कराते हैं। आपको इस स्टोरी में या इस पद्यांश में से आपको 3132 क्वेश्चन नंबर के आंसर देने हैं। तो पद्यांश आपका ये सामने है। पद्यांश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप पेपरों में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 होते हैं या 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने में जो है बार बार स्टोरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, या बार बार जो पद्यांश दिया हुआ है वो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया है। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारण कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण क्या हुआ है, प्राकृतिक संतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दे रखे हैं, उसके आंसर देने हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दे रखे हैं। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? भोजन, ऑक्सीजन, हरियाली या जल? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि जल नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? बताइए। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों को बढ़ना, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होना, या छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। क्या जो है इसमें पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, छायादार वृक्षों में फल नहीं आना या नहीं लग पाना जो है इसमें क्या है, दुष्परिणाम नहीं है पर्यावरण असंतुलन का। स्टोरी से संबंधित दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब करना है क्वेश्चन नंबर 33। कविता शिक्षण की विधि है कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या अक्षर बोध प्रणाली? तो कविता शिक्षण की विधि कैसी है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थबोध प्रणाली है। कैसी है? अर्थबोध प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यौवन आर्द्रवक, यौवन वार्धक्य या लोलुप संतुष्ट, विश्लेषण विवेचन या एकांगी सर्वांगीण? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण विवेचन जो है इसका सही विकल्प नहीं है। यौवन वार्धक्य, लोलुप संतुष्ट, एकांकी सर्वांगीण, ये जो है सही है, एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अन्यान्य और अन्योन्य, परस्पर, कृति, रचना, कृति, निकृष्ट पुरुष? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कृति गलत शब्द है, जबकि निकृष्ट पुरुष का सही अर्थ होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, आए थे हरिभजन को टन लगे कपास, क्या अर्थ होगा, बताइए। हरि भक्ति की मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना।
यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना ही क्या हो जाएगा, आए ते हर भजन होटल लगे कपास। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है बताइए। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, यह मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है। कौन सा जोड़ा गलत है इसमें ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ये सरल वाक्य नहीं है, ये कैसा वाक्य है, जो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है, और लगा हुआ है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्यों के मिलकर बना है तो संयुक्त वाक्य हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है, बल्कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में संयोजक अवयवों द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है। जो संयोजक यहाँ पर क्या है, और है। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में संबंधी कौन सा जोड़ा गलत है। जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, जो मनुष्य से दूर हो, अमानुषिक, या जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, या जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, या प्रागैतिहासिक। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो है गलत है, जो खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जो अपव्ययी का मतलब होता है, क्या होता है अपव्ययी, खर्च करने वाला क्या होता है, मितव्ययी होता है। और खर्च ना करने वाला, खर्च करने वाला क्या होता है, मितव्ययी होता है। और खर्च ना करने वाला अपव्ययी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि 38 का आंसर देख सकते हैं, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी तथा अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है। कम खर्च, हाँ 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। तो नहीं के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर देख सकते हैं, नहीं के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना चाहिए, या था नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, अतः विराम चिन्ह की दृष्टि से विकल्प ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है, ये बताना है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। कढ़ाई से गिरा, चूहे में पड़ा, एक आपत्ति से जो है छूट कर दूसरी विपत्ति में पड़ना, या घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ऑप्शन डी, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि काठ की हांडी जो है बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। यही जो जोड़ा जो है गलत है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका तात्पर्य होता है धोखेबाजी हर बार नहीं चल पाती। ठीक है, न कि काठ की हांडी बार बार जल जाती है। ये आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न, नश्वर। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नश्वर जो है, चिरंतन शब्द का विलोम नश्वर होता है। ठीक है, शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, सनातन का विलोम अधुनातन होता है, और अविच्छिन्न का विलोम विच्छिन्न होता है। इस प्रकार चिंतन का विलोम जो है नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नश्वर। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा गलत है बताना है। लोहा लेना या सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, या शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। ऑप्शन बी हो जाएगा, रास्ता नापना आकलन करना नहीं होता है। रास्ता नापना का अर्थ होता है चले जाना होता है, ना कि आकलन करना। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, या आँख का अंधा नाम नैन सुख नाम के प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, आ बैल मुझे मार
को ये बैल को मारना। बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा, आ बैल मुझे मार। बैल को मारना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उत प्लस डयन, उड प्लस डयन, उच्च प्लस डयन, या फिर उड प्लस डयन। ऑप्शन ए हो जाएगा उत प्लस डयन। उड्डयन का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस डयन। ता का तीसरे में बदलना, सॉरी तीसरे अक्षर में तो नहीं बदलना ये, तो उत का डयन होना कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ता का दा के बाद उ या डा हो तो ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है, अतः उत प्लस डयन संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुषुप्त, दृष्टा, रचयिता या सृष्टा। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दृष्टा जो है वो क्या है, शुद्ध है। ठीक है, सुषुप्त होता है सुषुप्त, इसमें देख सकते हैं। सुषुप्त कैसे लिखा जाता है, सुषुप्त ऐसे लिखा जाता है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, और सृष्टा जो है ऐसे लिखा जाता है। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्री या कर्मधारय। चौराहा यानी कि चार राहों वाला, द्विग समास हो जाएगा, पता है इसमें। ठीक है, चार राहों को आयोजित करने वाला स्थान यानी कि चौराहा। ठीक है, तो द्विग समास हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, या कामना आना। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गुप्त मंत्रणा होना। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना। किस समास में, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? बताइए, द्विगु, अव्ययी, बहुब्री या फिर तत्पुरुष। बताइए कौन सा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि तीसरे अर्थ का मतलब तीसरे चीज का जो है बोध कराता है, तीसरी गुण का जो है बोध कराता है। कौन सा? बहुब्री समास, यानी कि चक्रधर, चक्र प्लस धर, न चक्र पहला न धर न लास्ट का, अर्थात कौन हो जाएंगे? विष्णु। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात कृष्ण। ठीक है, दशानन, 10 हैं जिसके आनन यानी कि रावण। यह क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। बहुब्री समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, या फिर दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चक्रधर में दो पद हैं, चक्र प्लस धर, परंतु इसका नया अर्थ विष्णु है जो चक्र का धारण करता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, या लिंग का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ण का जो है स्वर जो है किसका भेद है? तो वर्ण का हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ण कितने प्रकार, तो मतलब स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनि का विभेद है। जो वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पूछा जाए ध्वनियाँ हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं, तो दो प्रकार की हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, अत्याचार शब्द से उपसर्ग है। अति प्लस अचार, बताइए, अति प्लस अचार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अति। ठीक है, अगर संधि विच्छेद कर दीजिए, अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालने हैं तो संधि और विच्छेद कर दीजिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय मिल जाएगा। ठीक है, अति प्लस चार, सॉरी, हाँ। ठीक है, यहाँ पर अत्याचार शब्द का अति प्लस आचार जो है क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका अर्थ होता है, क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। ठीक है, तो अति उपसर्ग जो है तत्कालिक या अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत है। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 51 है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर
51 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, उससे पहले आंसर पढ़ लीजिए। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे अनुकरण सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत शब्दों का उच्चारण, शब्दों के अर्थ इत्यादि सरलता से छात्र को सिखाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही, बताइए। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रूपक जो है यहाँ पर कैसे हो जाएगा? तो रूपक अलंकार जो है यहाँ पर अंबर को पनघट, तारा को घड़ा और उषा को नगर की स्त्री के रूप में मान लिया गया है। जहाँ उपमेय की उपमान मान लिया जाता है वहीं रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहीं पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर है, ऊष्म वर्ण बताइए। या रा ला सा 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 चा छा जा या फिर टा ठा डा। ऊष्म व्यंजन बताना है आपको। ऊष्म व्यंजन कौन से हो जाएंगे? स जो है ह और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। स ह ऊष्म व्यंजन। और या रा ला वो क्या होते हैं? अंतःयस्थ व्यंजन होते हैं, अंतःयस्थ व्यंजन। और च छ ड और ट ठ ड ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। मेढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक, बंदूक, मुदुक या फिर मुष्टि। ऑप्शन ए हो जाएगा, मेढक का तत्सम रूप जो है मंडूक है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, दि प्लस गज, दिग प्लस अगज। ऑप्शन बी हो जाएगा, दिक प्लस गज। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दिग प्लस गज दिग्गज का उचित संधि विच्छेद है जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इस संधि के नियमानुसार यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है? कौन सी संधि? वहाँ पर कौन सी होती है बताइए? व्यंजन संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिक प्लस गज। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, गुप्त का विलोम क्या है? मुक्त, भुक्त, प्रकट या लिप्त। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रकट। जो है गुप्त शब्द का विलोम प्रकट होता है, मुक्त का विलोम ग्रस्त तथा लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ईमानदार या दुकानदार, लापरवाह, मालदार। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मालदार। ठीक है, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मालदार। ऑप्शन डी, धनी या मालदार व्यक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है? निशान, उद्देश्य, नाम या बल, गति, चाल, सही, गलत। ऑप्शन ए हो जाएगा निशान, उद्देश्य। जो है लक्ष्य के एक अनेकार्थी शब्द निशान, उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 59, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रीतम, सेना, शक्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अमृत, पानी। सुधा के अनेकार्थी शब्दों में अमृत और पानी प्रमुख है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, आँख का अंधा नाम नैनसुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गुण के विरुद्ध नाम का होना, आँख की रोशनी जाना या नामकरण का करना या संतुष्ट होना। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गुण के विरुद्ध नाम का होना, ये क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी की तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।